नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे संबंध और फलन। और इतने कम समय में पूरा खटाक से समझा दूंगा, आपको सब का सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है संबंध और फलन, क्या है, क्या क्या बताऊंगा आपको। रिक्त संबंध बताऊंगा, सर्वात्रिक संबंध बताऊंगा, स्वातुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, और तुल्यता संबंध क्या होता है। सब एकदम समझ में आ जाए। बॉल, ये समझिए बॉल ऐसे मैं फेंक रहा हूँ, अब खटाक से पकड़ लेंगे ऐसा। देखिए क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध ना ये पूरा खाली होता है, इस संबंध में कुछ फिट ही नहीं बैठता। उस संबंध में कोई बैठे ही ना तो क्या हो गया, खाली का खाली पूरा। जैसे कोई है तुम्हारा, कोई फ्रेंड नहीं है तो पूरा मतलब कोई संबंध तुमसे कोई ना बातचीत कर रहा है ना कुछ, तुम्हारे साथ क्यों नहीं कोई आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत होगा आपके बिहेवियर में। तो देखिए क्या है इसका संबंध, रिक्त संबंध क्या होता है। अब मान लीजिए ना सम संख्याओं का एक समुच्चय हो, सेट हो। अब बोलिए सम संख्याओं का समुच्चय, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए एक ध्यान से देखिएगा। सम संख्याओं का समुच्चय हो, मान लीजिए सम संख्या क्या होता है, एक सेट ए है, इसमें सम संख्या का समुच्चय क्या होगा, 2 4 6 8 10 इस तरीके से होगा, है ना। इसी समुच्चय पे हमें दिखाना है एक समुच्चय, इसमें कौन सा संबंध रिक्त समुच्चय होगा। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं लिखा हूँ एक संबंध लिखा हूं भैया, r इक्वल टू यक्स कामा वाई। यक्स कामा वाई ऐसा है कि यक्स कामा वाई एक सहाभाज्य संख्या है। इसी में से रिलेशन, इसी पे बात किया जा रहा है। इसी में से कोई यक्स है, इसी में से कोई वाई है, और इसी में बोला है कि भैया यक्स वाई क्या है, सहाभाज्य संख्या। अब सहाभाज्य संख्या समझ लीजिए, जैसे दो संख्याएं हैं, मान लीजिए 8 एक है और एक 9 है। 8 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 का होता है 3 गुणे 3। दोनों संख्याएं सहाभाज्य कही जाएंगी, क्यों, क्योंकि दोनों के गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, मतलब जो इसमें है वो इसमें नहीं है। मतलब दोनों संख्याएं एक साथ किसी संख्या से नहीं कट सकती। जैसे देखिए 6 है और 8 है, देखिए 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा, तो ये आपस में सहाभाज्य नहीं कही जाएंगी, लेकिन ये दोनों सहाभाज्य कही जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि भैया यक्स वाई ऐसा है कि सहाभाज्य है। सहाभाज्य का मतलब यक्स और वाई दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए जो सम है 2 4 6 8, सम संख्या का तो डिफिनीशन ही, परिभाषा ही यही है कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब ये सारी संख्याएं तो 2 से विभाजित होंगी, लेकिन यहाँ संबंध में क्या बोला है कि भैया एक्स वाई ऐसा है कि एक्स वाई सहाभाज्य है, कि मतलब जिससे एक्स से डिवाइड होगा वो वाई होगा नहीं। लेकिन यहाँ तो 2 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही क्या है, ये हमारा रिक्त समुच्चय है, रिक्त संबंध है। क्या है, रिक्त संबंध है, समुच्चय नहीं, रिक्त संबंध है। ठीक है, अब देखिए हमारा सर्वात्रिक संबंध। सर्वात्रिक संबंध क्या होगा भैया, वह संबंध जैसे रिक्त में उनसे कोई संबंधित ही नहीं था, उस संबंध से कोई इस यही थे, ये हमारा अवयव, मतलब ये सेट था, इसी से संबंध रखना था, इसी में वो ऐसा संबंध था कि उसमें कोई फिट ही नहीं बैठ रहा था। लेकिन दूसरा संबंध हमारा सर्वात्रिक संबंध वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट फिट बैठ जाएं। ठीक है, देखिए क्या है, ए का प्रत्येक अवयव ए से संबंधित है, ए का प्रत्येक अवयव ए से संबंधित, और इसमें क्या था, ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित ना हो, मतलब इस जो सेट था इसका एक भी अवयव एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखता है। कौन सा संबंध नहीं रखता, कि एक दूसरे से सहाभाज्य है। लेकिन यहाँ पे ए का प्रत्येक, मतलब इस सेट का सभी अवयव उसी संबंध, ए का प्रत्येक अवयव ए से संबंधित है, मतलब इसी सेट के अवयव से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए संबंध क्या लिखा है, यक्स कामा वाई क्या है, यक्स और वाई सहाभाज्य संख्या नहीं है। और भैया सही है, सहाभाज्य संख्या कहाँ है, सहाभाज्य संख्या अगर होते तो भैया ये 2 से सबके सब थोड़ा ही कटते, क्योंकि देखो ये 2 से कट जा रहे हैं, सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो ये आपस में सहाभाज्य कहाँ है, तो सहाभाज्य नहीं है, इसलिए ये सर्वात्रिक हुआ। इसमें इसमें सारे के सारे फिट बैठ रहे हैं। हाँ भैया ये क्योंकि सारे के सारे 2 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा ये तो हो गया। अब हम समझेंगे स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। ठीक है, ध्यान से देखिए स्वातुल्य संबंध क्या होता है, लिखा है भाई प्रत्येक ए बिलोंग ए के लिए ए कामा ए बिलोंग आर। देखिए क्या है, अब देखिए मैं एक उदाहरण लेता हूं तब आपको ये समझ में आएगा। मान लीजिए एक क्या है, समतल प्लेन है। ठीक है, एक समतल प्लेन है।
ठीक है। इसमें क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज बने हुए हैं। सर्वांगसम का मतलब भैया तीनों सारे त्रिभुज का अंग क्या है, समान है। सारे त्रिभुज का अंग समान है, सब एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, सब एक दूसरे के बराबर हैं। ये मान लीजिए A1 हो गया त्रिभुज, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5। ठीक है, इसमें देखा क्या है, स्वातुल्य संबंध की भैया A क्या है, A से बिलोंग, ये A क्या है, ये पूरा सेट मान लीजिए A है। सर्वांगसम त्रिभुजों का समुच्चय, ये क्या है, इस सेट का नाम है सर्वांगसम त्रिभुजों का समुच्चय जो एक प्लेन पर है। ठीक है, अब देखिए एक प्लेन पर ये त्रिभुज अलग अलग हैं, इसमें दिया है प्रत्येक अवयव ए बिलोंगे। पहली बात जो इसमें अवयव लिखा है ये क्या है, इससे क्या है, संबंधित है। अब देखिए इसमें लिखा है ना कि भैया ये ए जो है ए के ही संबंधित होना चाहिए। मतलब ये कि भैया एक त्रिभुज खुद के सर्वांगसम हो सकता है कि नहीं। अब भाई कोई त्रिभुज है उसी के सर्वांगसम क्यों नहीं होगा भाई, इसकी भुजाएं सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सारी भुजाएं समान। तो भैया एक त्रिभुज खुद के भुजा के समान होगा कि नहीं, ये तो होगा ही होगा। तो भैया यही क्या होता है, स्वातुल्य संबंध। मतलब ये जो इसके जो अवयव है ना, सभी अवयव खुद के ही समान होने चाहिए। तो भैया कोई भी अवयव खुद के समान तो होता ही है, तो इनके बीच स्वातुल्य संबंध होता होगा। लेकिन अभी आपको पूछा जाए कि भैया स्वातुल्य संबंध का ऐसा उदाहरण बताइए जो स्वातुल्य ना हो, तो देखिए क्या, दो लाइन है। ठीक है, दो लाइन है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक लाइन L1 है, ये L2 है। अगर हम कह दें कि भैया L1 जो है L2 पे लंब है, क्या है, L1 जो है L2 पर लंब है। अब लेकिन स्वातुल्य ये होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया ये लाइन, अब देखो अकेले भी देखो, ये स्वातुल्य का मतलब वो अवयव खुद से भी समान होना चाहिए, वही संबंध रखना चाहिए। तो यहाँ ये संबंध था भैया, एक लाइन दूसरे के ऊपर लंब है, तो भैया क्या ये लाइन खुद के ऊपर लंब होगा, खुद के ऊपर तो लंब होगा नहीं, क्योंकि स्वातुल्य का मतलब वही संबंध खुद के साथ भी रखता हो जो दूसरे के साथ रख रहा है। दूसरे के साथ क्या एक लाइन दूसरे पे लंब है, लेकिन स्वातुल्य होने का मतलब वो लाइन क्या खुद पे लंब है, कोई लाइन खुद पे लंब कहाँ होगा, ये लाइन इसी के ऊपर कैसे लंब हो सकता है, वो तो समांतर होगा। तो इसका मतलब ये वाला स्वातुल्य नहीं होगा। स्वातुल्य होने का मतलब ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, एक दूसरे में संबंध सर्वांगसम का भी है और ये खुद पर भी क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, अब देखिए सममित संबंध क्या होता है। सममित का मतलब देखिए क्या लिखा हूं यहाँ पे, A1 A2 बिलोंगे, मतलब जिसमें से दो अवयव ले लो, क्या करिए, दो, एक A1 ले लो एक A2 ले लो, के लिए चलो दो अवयव ले लिया, एक A1 A2 ले लिया, दो सर्वांगसम त्रिभुज ले लिया। अब देखिए A1 A2 बिलोंग आर, मतलब A1 और A2 आपस में संबंधित हो जाए। देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो A1 और A2 में क्या होगा, सर्वांगसम का संबंध है कि नहीं है। तो अगर ये A1 A2 में सर्वांगसम है तो यहाँ से A2 A1 के भी सर्वांगसम बिलोंग करना चाहिए। मतलब जो संबंध A1 A2 से रखता है वही संबंध A2 A1 से रखना चाहिए। तो देखिए क्या है, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो क्या ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम, मतलब A1 A2 के सर्वांगसम है, तो क्या A2 A1 के सर्वांगसम नहीं होगा, तो A1 A2 के सर्वांगसम होगा। तो ये संबंध क्या है, सर्वांगसम का संबंध इस सेट पे सममित भी है। तो इस तरीके का। अब अच्छा एक चीज अब दिमाग में उठ रहा है कि भैया ये सममित है, तो इसका ऐसा संबंध बताइए जो सममित ना हो। देखिए दो चीज है, एक भाई और बहन का संबंध देख लीजिए। अगर कोई बहन है तो वो बोलेगी किसी ये मेरा भाई है, लेकिन भाई का संबंध है ना, लेकिन क्या भाई भी उसे बोल सकता है कि ये मेरा भाई है, भाई क्या बोलेगा, ये मेरी बहन है। तो दोनों संबंध अलग अलग नहीं, एक ही तरीके से नहीं बोल पाएगा कि ए वाला तो बोल दिया ये मेरा भाई है, लेकिन बी वाला तो भाई है ये बहन है। अब इसको क्या ये बोल सकता है कि ये मेरा भाई है, नहीं। लेकिन दो भाइयों के बीच ये संबंध हो सकता है सम्मित, कि एक बोल दे ये मेरा भाई है और ये बोल सकता है ये मेरा भाई है। तो ये संबंध देखिए क्या है, सम्मित है। ठीक है, अब देखिए हमारा संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक क्या है, A1 A2 A3, ये देखिए तीन अवयव ले लिया है इसमें। ठीक है, तीन अवयव तीनों ए से बिलोंग करने, मतलब क्या कि तीन अवयव जो आपका सेट है उसमें से तीन अवयव उठा लीजिए और इसके पूरे कंडीशन को अगर फॉलो कर जाए जो इसमें लिखा है तो वो क्या होगा, संक्रामक। संक्रामक का क्या कंडीशन है कि भैया क्या है, A1 A2 से संबंधित होना चाहिए। तो लो भैया A1 A2 से संबंधित, तो यहाँ से तीन A1 A2 A3 ले लिए भैया, तीनों एक दूसरे के सर्वांगसम है, ये हमें पता है। तो देखिए A1 A2 से संबंधित, हाँ तो भैया A1 A2 से संबंधित है, भैया A1 A2 क्या है, सर्वांगसम है, तथा A2 A3 से संबंधित होना चाहिए, मतलब दूसरा तीसरे से संबंधित हो। यहाँ इस एग्जाम्पल के हिसाब से दूसरा तीसरे से भी संबंधित है, तो हाँ
तो अगर ये पहला दूसरे से संबंधित है और दूसरा तीसरे से संबंधित है, तो वहां से बोला है कि भैया तब क्या होना चाहिए, पहला भी तीसरे से संबंधित हो। देखिए क्या है, पहला दूसरे से संबंधित और दूसरा तीसरे से संबंधित, तो बोल रहा है कि भैया पहला तीसरे से भी संबंधित होना चाहिए। तो ठीक है, देखिए क्या है, पहला दूसरे के सर्वांग सम है और दूसरा तीसरे के सर्वांग सम है, तो भैया पहला और तीसरा तो सर्वांग सम है ही, तो यही संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध। ठीक है, अब संक्रामक का वो विलोम देखिए, मतलब जो संबंध, ऐसा संबंध जो संक्रामक ना हो, तो हम ये बोल सकते हैं, देखिए इसका एक बड़ा आसान सा संबंध है। देखिए जैसे एक बहुभुज बना दे, इसकी लंबाई L1, ये L2, ये L3, ये L4, L5 और ये हो जाए L6। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि भैया L1 L2 के क्या है, साथ में है, क्या है, L1 L2 के साथ में है, और L2 L3 के साथ में है, L2 L3 के साथ में है। लेकिन क्या हम L1 और L3 साथ में बोल सकते हैं, नहीं। यहां पे देखिए L1 L2 के साथ है, L2 L3 के साथ है, लेकिन L1 L3 के साथ नहीं है। तो मतलब ये देखिए इनमें संबंध है आसन्न भुजाएं, एक दूसरे का आसन्न भुजाएं, ये इसके आसन्न भुजाएं, लेकिन क्या L1 L3 के आसन्न भुजा है, नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध क्या होता है, एक कोई सेट है उस पर एक संबंध दिया हो आर, वो तुल्यता संबंध कहलाएगा कब, जब वह संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो। मतलब ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता हो वो संबंध, तो वो संबंध को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। जैसे ये हमारा त्रिभुज वाला सर्वांगसम त्रिभुजों का ये एक समतल पर जो था, ये एग्जाम्पल क्या है, ये स्वतुल्यता संबंध दिखाता है। यही क्या है, ये वाला संबंध कि एक दूसरे के ये सर्वांग सम है, ये संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। जय हिंद।